हेलो एवरीवन, सीजीएल 2025 टीयर 1 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 20 सितंबर 2025 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले करीब 24-25 सेट का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रखा है, तो उसे आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे शॉर्ट में MNRE कहा जाता है, इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है के पाठक, संतोष कुमार सारंगी, राजेश कुमार सिन्हा या अभिषेक सिंह। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है MNRE, तो इसके सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कौन बने हैं? तो ये है संतोष कुमार सारंगी। संतोष कुमार सारंगी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। ये IES अधिकारी थे। इन्हें ऊर्जा नीति निर्माण में काफ़ी अनुभव है। ऊर्जा के किस तरह ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग किया जाए, उसके अकॉर्डिंग नीति निर्माण बनाया जाए। तो MNRE यानी जो मिनिस्ट्री है नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय, इसका मुख्य कार्य है सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत में कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो राइट आंसर होगा बी, संतोष कुमार सारंगी। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन टावर ऑफ द्रविड़ स्टाइल टेम्पल नोन एज? द्रविड़ शैली के मंदिर में मुख्य शिखर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मुख्य शिखर, ऑप्शन है ये शिखर, सेकंड है विहार, थर्ड है गोपुरम एंड फोर्थ है विमान। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो द्रविड़ मंदिर है उसे मुख्य शिखर को विमान कहा जाता है। विमान या मुख्य शिखर को कहा जाता है। याद रखिएगा, यह गर्भगृह के ऊपर होता है। जो गर्भगृह होता है जिसमें मुख्य देवता की स्थापना की जाती है, तो यह गर्भगृह के ऊपर होता है, जिसे विमान कहा जाता है। गोपुरम को प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। और विहार, विहार क्या होता है? जैसे बौद्ध विहार है, बौद्ध से मुख्य रूप से संबंधित है। और शिखर, शिखर किसी भी जो श्रेष्ठ चोटी है उसे शिखर कहा जाता है। क्वेश्चन में द्रविड़ शैली पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, विमान। विच वेस्ट कैप्चर्स द की रिचुअल्स ऑफ द नोक्टे ट्राइब लोकू फेस्टिवल? नोक्टे जनजाति के लोकू त्योहार के प्रमुख अनुष्ठानों को सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाता है? ऑप्शन है, फैमलम में भैंस वध से पहले सगुन पढ़ना होता है। फैमलम इन्वॉल्व्स ओमेन रीडिंग बिफोर बफेलो स्लाउटर। चमकतजा इंक्लूड्स प्रेयर्स। चाम वांग वोंग डांस गन फायर। चमक ताजा में प्रार्थना, चाम वोंग वांग नृत्य और गोलीबारी शामिल है। थर्ड है थांग लांगचा फीचर्स वेन फायर राइस बियर ब्लैंक फायरिंग। थंग लांगचा में अलाव, चावल, बियर और गोलीबारी शामिल है। एंड फोर्थ है लोको डेराइव फ्रॉम रंगडू मीनिंग प्रोस्पेरिटी। लोको शब्द रंग कु से निकला है जिसका अर्थ है समृद्धि। तो लोकू त्यौहार सबसे पहले आपको जानना है। लोकू त्यौहार जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश की नोक्टे जनजाति से संबंधित है। याद रखिएगा, यह जो लोकू त्यौहार है वह कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर त्यौहार है। फैमलम अनुष्ठान जो होता है, फैमलम अनुष्ठान जो पहला इसका है, पहला ऑप्शन, तो यह भैंस वध से जो स्लाउटर होता है भैंसों का,
तो उससे पहले एक शगुन पढ़ा जाता है जिसे फैमलम अनुष्ठान कहते हैं, किसमें, लोकू त्योहार में। तो यह सामुदायिक एकता और कृषि का त्योहार है, कृषि का त्योहार है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1, ए इसका राइट आंसर। विच महाजनपद रोज टू प्रोमिनेंस बिटवीन द 6th and 4th century BC। छठी से चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच कौन सा महाजनपद प्रमुखता तक पहुंचा था? ऑप्शन है अवंती, कुरु, गांधार या मगध। तो छठी से चौथी शताब्दी के दौरान मगध जो था वह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बताया गया है। अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में तत्कालीन 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध था। इसके प्रमुख शासक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और बिंबिसार अजातशत्रु थे। मगध की जो राजधानी थी वह राजगिरी थी। इसी तरह अवंती, कुरु और गांधार। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। आपको कई बार इसे मैच करने के लिए या अलग से इंडिविजुअल सवाल भी पूछा जाता है। अवंती की राजधानी उज्जैन, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और गांधार जो है इसकी राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला अपने समृद्ध विद्या से समृद्ध अपने ज्ञान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट बास्केटबॉल इक्विपमेंट इज एक्यूरेट। बास्केटबॉल उपकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट बास्केटबॉल इक्विपमेंट इज एक्यूरेट। बास्केटबॉल उपकरण से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला है बैकबोर्ड 1.0 मीटर इंटू 1.8 मीटर। रिंग का व्यास, रिंग डायमीटर इज 450 mm। तो बी इसका राइट आंसर है। बास्केटबॉल के रिंग का जो मानक व्यास होता है वह 450 मिलीमीटर होता है। इसका एसोसिएशन है जिसे बोलते हैं FIBA। तो FI के मानक के अनुसार यह आकार तय किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। हु वॉन इंडियाज मोस्ट रिसेंट ओलंपिक फ्री स्टाइल रेसलिंग मेडल एट पेरिस 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुआ था उसका भारत का हालिया फ्री स्टाइल कुश्ती पदक किसने जीता था? यानी पेरिस ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती पदक किसने जीता? तो यह जीता है अमन सहरावत ने। अमन सहरावत जो कि 57 kg 57 kg कैटेगरी में इन्होंने पदक जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है डी, अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग विजयनगर ट्रेडिशन। विजयनगर साम्राज्य के परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, रियाज वेयर कॉल्ड अश्वपति, सुल्तान वेयर नारापति। रायों को अश्वपति कहा गया है और सुल्तान को नरपति, ठीक है। सेकंड है, रायों को गजपति कहा जाता था और सुल्तान को राजगुरु। थर्ड है, रायों को नरपति कहा गया जबकि सुल्तान को अश्वपति। एंड फोर्थ है, रायस और सुल्तान दोनों को राजाधिराज कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य में राजा को अश्वपति
यानी घोड़े का स्वामी। इसे अस्तबल का भी स्वामी कहा जाता है। तो घोड़े का स्वामी कहा जाता है। उस समय के जो अन्य समकालीन सुल्तान है उसे नरपति भी कहते थे, नरपति भी कहा जाता था। तो ये जो उपाधियां थी नरपति की, वह शक्ति और सैन्य सामर्थ्य से संबंधित थी, शक्ति से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है रायू को अश्वपति और सुल्तान को नरपति कहते। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 रेज द एज फ्रॉम, जो सहमति आयु है कंसेंट एक्ट 1819 के अनुसार लड़कियों की आयु किस तक बढ़ाई गई, यानी कितने उम्र तक बढ़ाई गई? पहला है 10 से 11, 10 से 12, सेकेंड है 10 से 12, थर्ड है 10 से 13 एंड फोर्थ है 10 से 14। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट यह 1891 में आया था। इसमें एज जो है वह पहले 10 था, उसे बढ़ाकर अब 12 कर दिया गया, 12 ईयर्स कर दिया गया, ताकि बाल विवाह पर अत्याचार, बाल विवाह और बाल अत्याचार, ठीक है, बाल विवाह और बाल अत्याचार को रोका जाए। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स मार्क एज एसर्शन एंड रीजन। कथन और कारण के प्रश्न है। पहला कथन है, भारत और नेपाल अपने 90% से अधिक सीमा पट्टी मानचित्रों को अंतिम रूप देने के बावजूद काला पानी और सुस्ता जैसे क्षेत्रों में अनसुलझे सीमा तनाव का सामना कर रहे हैं। रीजन है, मतलब दूसरा कथन है, उसी कथन का रीजन है सुस्ता में सीमा विवाद 1816 की सुगौली के द्वारा चिन्हित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाली ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसके अनुसार जो भारत और नेपाल काला पानी और सुस्ता जैसे क्षेत्रों में अनसुलझे जो सीमा विवाद है उसका तनाव का सामना कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से यह विवाद जारी है। इसका मुख्य कारण क्या है? नदी के मार्ग का बदलना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड में कहा गया है कि इसमें नेपाल ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह अतिक्रमण के कारण नहीं है, यह नदी के मार्ग के बदलने के कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फोकस ऑफ फ्रैंकोपैन्स द सिल्क रोड? फ्रैंकोपैन की द सिल्क रोड का मुख्य फोकस क्या है? तो फ्रैंकोपैन द सिल्क रोड जो कि एक पुस्तक है, बुक है, जो कि सिल्क रोड के माध्यम से मानव इतिहास का वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सिल्क रोड क्षेत्रों के आदान प्रदान पर आधारित वैश्विक इतिहास। सी इज द राइट आंसर।
इसमें व्यापार, संस्कृति, युद्ध और सभ्यताओं, इन सब का विस्तृत विवरण किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, भी कथन कारण का है। उत्तरी मैदान भारत के सबसे अधिक कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन्स इन इंडिया। सेकंड है, ये मैदान समृद्ध जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। इनकी जलवायु अनुकूल है और इन्हें प्रमुख नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होती है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, गंगा घाटी का क्षेत्र है, सबसे अधिक कृषि जो होती है वह इन्हीं क्षेत्रों में होती है। तो ये सही है। सेकंड कहा गया है कि यह समृद्ध जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्पेस विजन 2047 एम्स टू हैव द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इन ऑर्बिट बाय द ईयर यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बाय द ईयर एंड लैंड इंडियंस ऑन द मून। भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा में स्थापित करना है और किस वर्ष तक स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारतीयों को चंद्रमा पर उतारना है। तो भारत का एक विजन है स्पेस के संबंध में, स्पेस विजन 2047 इसका नाम दिया गया है, जिसमें 2035 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित किया जाए, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाए और यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से इंडियंस को, भारतीय को अंतरिक्ष में भेजा जा सके, यानी अंतरिक्ष में भारतीयों का जाना आसान हो जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2035, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द एथलीट नॉट करेक्टली पेयर विथ देयर स्पोर्ट एज पर नेशनल गेम्स 2025। तो पहला है, राष्ट्रीय खेल 2025 के अनुसार अपने खेल के साथ सही ढंग से जोड़ी नहीं बनाने वाले एथलीट की पहचान करें। पहला है लवलीना बोरेगोहन, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। सेकंड है तजिंदर सिंह तूर, जो कि शॉटपुट से संबंधित है। थर्ड है सरबजोत सिंह तैराकी से नहीं है बल्कि यह शूटिंग से है, शूटिंग। फोर्थ है ज्योति यारासी, जो कि 100 मीटर बाधा दौड़ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गलत है उसे बताना है। तो याद रखिएगा, सरबजोत सिंह शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन वाज सेटअप इन विच ईयर। सरकारिया आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। बहुत बढ़िया सवाल है, इसके बारे में डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। सरकारिया आयोग जिसके अध्यक्ष कौन थे, रणजीत सिंह सरकारिया, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड जज थे। 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए, तो केंद्र और राज्य के संबंधों को संवैधानिक तरीके से परिभाषित करने के लिए, संबंधों के निर्धारण के लिए। इस समय जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट शामिल की थी, 1987 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। ठीक है, और इस समय इन्होंने 247
सिफारिशें की थी। ठीक है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम थे राजीव गांधी। राजीव गांधी। तो क्लियर है, राइट आंसर होगा ए 1983। अगला सवाल, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वाट लैंप इन 30 डेज। 60 वाट के लैंप के द्वारा 30 दिनों में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? तो 60 वाट का लैंप है, ठीक है, तो 60 गुना 30 गुना 24 यानी टोटल कितना होगा? तो 30 गुना 24 यह हो गया 720 आवर्स। ठीक है। अब 720 को आप 60 से गुना करेंगे, ठीक है, 432 और यह हो गया 20 यानी लगभग 43.2 किलोवाट, यानी लगभग 9 यूनिट अगर हम राउंड फिगर में करें तो 9 यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। तो ए इसका राइट आंसर है। यूसीसी प्राइमरीली सिक्स टू रिफ्लेक्ट विच लॉ। यूसीसी मुख्य रूप से किन कानून को बदलना चाहती है? अभी आप लोगों ने देखा होगा यूसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारे संविधान में वर्तमान में जो रिलीजियस पर्सनल लॉ है, धार्मिक व्यक्तिगत कानून, इसे बदलना चाहती है। इसके स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करना है। एक समान कानून, यह जो अलग अलग धर्मों के लिए हिंदू मुस्लिम ईसाई आदि जो व्यक्तिगत कानून है, इसे समाप्त किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम ईसाई इनका जो पर्सनल लॉ है, तो यह इन सभी पर्सनल लॉ को समाप्त करके रिलीजियस पर्सनल लॉ जो भी हैं उसे समाप्त करके एक यूसीसी लाया जाएगा, जिस पर समान प्रकार के नियम लागू हो गए, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। तो चूंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, तो यूसीसी लागू होने से सभी को एक तरह के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो सी इसका राइट आंसर है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एम्स टू। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बीज गुणवत्ता में सुधार, जैविक खेती को बढ़ावा देना, एसएस न्यूट्रिएंट स्टेटस यानी पोषक तत्व स्थिति का आकलन करना। तो सी इसका राइट आंसर है। किसान को उसकी मिट्टी की पोषक तत्व की गुणवत्ता की जानकारी दी जाएगी, जिससे कि उर्वरक का सही प्रयोग किया जा सकेगा। वैज्ञानिक तरीके से जो खेती है वह संभव हो पाएगी। इससे उत्पादन लागत को भी कम किया जा सकेगा। और उपज की मात्रा को बढ़ाया जा सकेगा। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट वाज द की कंट्रीब्यूशन ऑफ बैकुंठ शुक्ला इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बैकुंठ शुक्ल का प्रमुख योगदान क्या है? तो बैकुंठ शुक्ल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जो अंग्रेजों के मुखबिर थे उनकी हत्या की थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, उसने एक सरकारी अनुमोदक की हत्या कर दी थी। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। सरकारी अनुमोदक वही थे जो अंग्रेजों के लिए मुखबिर करते थे। तो सी इसका राइट आंसर है। और ये जो घटना है वह भगत सिंह से संबंधित है। जो अंग्रेजी मुखबिर थे अंग्रेजों के लिए, वह भगत सिंह के मामले में गवाही रोकने में यह महत्वपूर्ण कदम रखा गया था। कंसीडर द स्टेटमेंट, डांगी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह गुजरात के डांग जिले के डांगी आदिवासियों द्वारा किया जाता है। परफॉर्म बाय डांगी आदिवासी ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट गुजरात।
ठीक है, बिल्कुल सही है। गुजरात के डांग जिले में यह किया जाता है। यह एक एकल नृत्य है, एकल नृत्य है। सेकंड है, यह नृत्य कृषि औजारों की नकल करते हुए एक एकल कथात्मक नृत्य है। मैंने अभी बताया यह एकल नृत्य है, लेकिन औजार की नकल वाला सोलो डांस नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यह एकल नृत्य नहीं है बल्कि यह सामूहिक नृत्य है, समूह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा अवसर लागत की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, औसत लागत और सीमांत लागत। पहला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। सेकंड है अगला सबसे अच्छा विकल्प छोड़ दिया गया, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। द कॉस्ट ऑफ लेबर, श्रम की लागत, या द टोटल मनी स्पेंड, कुल खर्च की गई राशि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी। अवसर लागत की अवधारणा से संबंध है किसी विकल्प को चुनने पर छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। इसे अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत माना जाता है, जो कि निर्णय निर्धारण में छिपी हुई लागत को दर्शाता है, छिपी लागत को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। According to the Global Firepower GFP methodology, what is the purpose of using special modifier like bonus and penalty in its ranking formula? ग्लोबल फायरवॉल GFP पद्धति के अनुसार इसके रैंकिंग फार्मूले में बोनस और पेनाल्टी जैसे विशेष संशोधक का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है, इसका काम क्या है। तो यह इंडेक्स सैन्य क्षमता को आंकता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सैन्य क्षमता को आंकता है। इसमें एक होता है बोनस पेनाल्टी। बोनस पेनाल्टी से बड़े छोटे और संपन्न कमज़ोर देशों के बीच एक बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तकनीकी रूप से उन्नत और कम विकसित देशों के बीच रैंकिंग को संतुलित करना। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द की लीडर ऑफ द कोंजोम वार 1891 अगेंस्ट ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन मणिपुर पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ कोंगजोम युद्ध का प्रमुख नेता था। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अंग्रेजों के खिलाफ मणिपुर के लोगों का संघर्ष हुआ था 1891 में, और इसका नाम था कोंगजोम युद्ध, जिसमें जो जनरल मणिपुर सेना के जो जनरल थे, मणिपुरी के जो जनरल थे, उनका नाम था टिकेंद्रजीत सिंह। टिकेंद्रजीत सिंह। युद्ध के बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा, टिकेंद्रजीत सिंह ने मणिपुरी सेना का कमान संभाला और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। What was the main rationale for the policy of import substitution during the first 7 5-year plan? प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आयात प्रतिस्थापन की नीति का मुख्य तर्क क्या था। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विस्तार करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करने के लिए। सेकंड है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। थर्ड है नवजात घरेलू उद्योग की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। एंड डी है टू क्रिएट एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी, निर्यात निर्भरता को बनाए रखना। तो 7th 5-year प्लान, जो कि इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1985 से 90 के बीच। 1985 से 90 इसका टाइम पीरियड है। इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था राजीव गांधी। तो 7वें पंचवर्षीय योजना, जिसका कि मुख्य स्लोगन जो था
वह स्लोगन था भोजन, काम और उत्पादन। यह पंचवर्षीय योजना, इसका टारगेट रखा गया था 5.0 और यह 6.1% के लक्ष्य को हासिल किया गया था। और इसका सामाजिक न्याय इसका प्रमुख उद्देश्य था। 7वें पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय था। इसके लिए नवजात घरेलू उद्योग की रक्षा की गई। सी इसका राइट आंसर है। अगर हम व्यापार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवजात टू प्रोटेक्ट इन्फेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, नवजात घरेलू उद्योग की रक्षा किया जा सके, ताकि शुरुआत में ही मतलब जब तक घरेलू उद्योग डेवलप ना हो उसे बाहरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में नहीं लाया जाए, नहीं तो उन्हें वो संभाल नहीं पाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर है। टू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च अंडर द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री रिवॉर्ड इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज फॉर विच एक्टिविटी। पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस गतिविधि के लिए व्यक्ति और कंपनियों को पुरस्कृत करता है? तो ग्रीन क्रेडिट जो कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, इसमें पेड़ लगाना, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना, पुनर्जीविक जो पुराने पेड़ है उसका पुनर्नवीकरण करना। इससे क्या होता है, उससे उन्हें क्रेडिट मिलता है और यह क्रेडिट जो है वह कंपनियां खरीदती है। इसे आजकल कार्बन क्रेडिट ट्रेड मॉडल कहा गया है। ट्रेड मॉडल जिसमें आप पेड़ लगाएंगे तो उससे कार्बन क्रेडिट मिलेगा आपको, यानी आपने अच्छा काम किया है, पेड़ लगाया है तो, और वो कंपनियां खरीदती हैं। वो कार्बन क्रेडिट क्या है, वो कंपनियां खरीदेगी, जिससे कि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को इससे फ़ायदा होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपराधिक कानून विशेष रूप से संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट। सेकेंड है एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, कृषि राज्य का विषय है। एंड थर्ड है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट, किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कृषि। तो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत है। राज्य के अंतर्गत जो व्यापार और वाणिज्य होता है वह भी राज्य सूची के अंतर्गत ही होता है। ठीक है। आपराधिक कानून केवल संघ का विषय नहीं है, केवल संघ का विषय नहीं है, यह समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में आता है, यानी संघ और राज्य यह दोनों में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। ऑप्शन में है बी इज द राइट आंसर। 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो ये था 20 सितंबर 2025 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।